नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों की तरफ। श्री राम मंदिर कथित दान घोटाला मामले में योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। एफआईआर में नामजद सभी 8 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की होगी 10वीं बैठक। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगा नशा मुक्त भारत के लिए नई रणनीति पर मंथन। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर से होगा शुरू। 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल करेगा तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन दौरे पर। ब्रिटिश समकक्ष के साथ की अगले महीने दोनों देशों के बीच होने वाली व्यापारिक समझौते की तैयारियों की समीक्षा। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 235, हजारों लोग हुए जख्मी। दुनिया ने बढ़ाए मदद के हाथ, बचाव और राहत कार्य जारी। और भारत और आयरलैंड के बीच आज पहला टी20 मुकाबला। पहली बार टी20 कप्तान के रूप में उतरेंगे श्रेयस अय्यर। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है श्री राम मंदिर कथित दान घोटाला मामले से जुड़ी हुई, जहां पर एक्शन मोड में है यूपी की योगी सरकार, क्योंकि एफआईआर में नामजद जो सभी 8 आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। और संत समाज ने इस बड़ी कार्रवाई का खुले दिल से स्वागत किया और ये भी कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो बड़ी खबर, श्री राम मंदिर कथित दान घोटाला मामला, जहां गबन की बात सामने आई थी और जो वित्तीय अनियमितता है वो सामने आई थी। उसके बाद एक्शन और मिशन मोड में नजर आई यूपी की योगी सरकार, जहां एफआईआर में 8 आरोपियों के नाम थे। उन नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और संत समाज ने इसका स्वागत किया है। और इसी बड़ी खबर पर और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रामेंद्र इस वक्त जुड़ गए। रामेंद्र, बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से जो 8 आरोपी नामजद थे उनके खिलाफ एफआईआर थी, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी सकारात्मक कार्रवाई मान सकते हैं योगी सरकार की इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, राम मंदिर पूरी देश के और सनातन जो धर्मावलंबी हैं उनके लिए आस्था का केंद्र है। और इस सारे पूरे प्रकरण को, चाहे राम मंदिर की न्यूज़ से शुरुआत रही हो, चाहे आज जिस भव्यता के साथ बना है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की बड़ी भूमिका है। संत समाज और अपने जो हिंदू लोग हैं उनके अलावा जो बड़ी लीडरशिप है वो साथ रही। तो जाहिर है कि इस बड़ी घटना पर बहुत सारे लोगों की निगाहें हैं। पीएमओ भी इसको देख रहा है, मुख्यमंत्री भी इसको देख रहे हैं। तो कार्रवाई निश्चित रूप से महत्वपूर्ण तरीके से होगी, सकारात्मक होगी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, ये बात मुख्यमंत्री कह चुके हैं। तो जाहिर है कि जिन 8 लोगों के खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज हुआ है उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जाहिर है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है पुलिस को। हो सकता है शाम को न्यायालय में पेश करें और पेश करने के बाद इनको जेल भेजा जाए। जेल भेजने के बाद फिर रिमांड पर लिया जाएगा और कस्टडी में लेने के बाद पूछताछ होगी। अभी जो तथ्य निकल कर आए हैं वो बाद में जो कस्टडी पर लेकर पूछताछ होगी वो अलग तथ्य पुलिस बाद इंट्रोगेट करेगी। तो ये सारे तथ्य निकल कर के आएंगे। अभी ये शुरुआती कार्रवाई इसको मानिए आंचल, क्योंकि अभी इसके बाद बड़े लोग भी हैं जिनके जांच की आंच वहां तक जा सकती है। जो लोग फंसेंगे बताएंगे कि किन कारणों से हमने किया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और कहां कहां चूक थी। तो अभी ये शुरुआती जांच है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी कुछ और चेहरे आएंगे। और एसआईटी ने जो जांच की है वो मोटी मोटी सूचना मुख्यमंत्री को दे दी है कि किन किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और कौन कौन लोग इसमें मुख्य रूप से शामिल है। अच्छा, ये भी खबर सामने आ रही है, अगर आप इस पर ज़्यादा रोशनी डाल पाएं, कि आज एक बार फिर से एसआईटी की टीम जो है वो अयोध्या जाएगी और जो ज़मीन बिक्री है उसके उसके कागजात हैं, उसके दस्तावेज हैं, उनकी भी जांच की जाएगी।
देखिए एसआईटी का दायरा बढ़ा है संजय सिंह से, उन्होंने जो सांसद हैं उनसे, आप सांसद उनसे जो कागज हैं, जो कहा था कि ऐसा जमीन घोटाला हुआ है, जमीन खरीदने में घोटाला किया गया है, तो कागज ले लिए हैं। तो जाहिर है कि आज जाएगी या कल जाएगी, इसकी सूचना तो अभी नहीं दी गई है, लेकिन यह है कि जांच के दायरे में वो जमीन खरीद मामला भी आएगा, ये तय है। आंचल, और साफ तौर पर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि एसआईटी अपना काम कर रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा, तो साफ तौर पर ये कार्रवाई, ये एक्शन बताता है मामला कितना ज़्यादा गहरा है, मामले को लेकर कितनी ज़्यादा जो योगी सरकार है वो इस वक्त आक्रामक मोड में है। देखो एसआईटी ने जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी है उसी को आधार बनाते हुए इन 8 लोगों के खिलाफ अभी मुकदमा दर्ज किया गया है और एसआईटी अलग जांच कर रही, लेकिन जो थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है तो पुलिस उसमें अलग जांच करेगी, इंट्रोगेट करेगी कि क्या हुआ, कैसे इन लोगों ने चोरी की, कौन कौन लोगों की मुख्य भूमिका है, कैसे इतना बड़ा गैप मिला कि इन लोगों को चोरी करने का अवसर मिला, कहाँ कहाँ चूक हुई है, तो पुलिस अलग इंट्रोगेट कर रही है और एसआईटी इस पूरे मामले की जाँच करेगी और लंबे वक्त से चले आ रही पूरे घटनाक्रमों के तार जोड़ेगी, कहां कहां घोटाला हुआ है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। एसआईटी की भूमिका उस पर है और एसआईटी उसकी जांच करेगी कि जो सारे बिंदु आ रहे हैं उन सब की जांच एसआईटी करेगी। आंचल और रामेंद्र, कई ऐसे बड़े नाम हैं जिन पर गाज गिर सकती है, क्योंकि जिनको अभी गिरफ्तार किया गया है उनसे कई ऐसे तार हैं जो खुलते हुए नजर आएंगे, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे, कई ऐसे राज है जिनसे पर्दा उठेगा। देखिए आंचल, ये छोटे लोग हैं जो प्रथम भूमिका दिख रही है आपकी, लेकिन ये महत्वपूर्ण कड़ी हैं उन तक पहुंचने की। भले ही आपको लगता हो कि टिन्नू यादव गिरफ्तार किए गए, लवकुश मिश्रा गिरफ्तार किए गए हैं, देखिए ये कड़ी है और ये कड़ी वहां तक पहुंचाएगी कि कौन लोग थे, किन लोगों के संरक्षण में सारा होता रहा, कितनी रकम इन लोगों ने गायब की है, कहाँ कहाँ इन लोगों ने निवेश किया है और वो क्या क्या प्रॉपर्टीज बनाई है, तो वो सारी चीज़ें अभी निकल करके आएंगी। देखिए दूध का दूध, पानी का पानी तो होगा ही, और देखिए ये आस्था का विषय है, इसमें पूरे देश की जनता नाराज है ऐसे लोगों से कि जिन लोगों ने इस तरीके का घृणित कार्य किया, जो उस मंदिर में जहां आस्था, विश्वास और परंपराओं का निर्वहन करने लोग जाते हैं, वहां जो पैसा दान करते हैं उसकी चोरी आप कर रहे हो, तो जाहिर है कि जो संत कह रहे हैं कि ये 7 जन्मों तक कीड़े मकोड़े रहेंगे, तो भगवान जाने रहेंगे कि नहीं, लेकिन ये तय है कि योगी सरकार में वो कीड़े मकोड़े की तरह ही हो जाएंगे, ये मान के चलिए अभी से। बिल्कुल, और जो 8 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, साफ तौर पर कड़ी दर कड़ी किस तरह से अब आगे कई और नाम सामने आएंगे, ये अहम बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नामेंद्र, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, तो केंद्र सरकार नशे के खिलाफ अपनी मुहिम को और तेज करने जा रही है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। बैठक में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी और नशे की समस्या से निपटने के लिए जो किए जा रहे सामूहिक प्रयास हैं, उनकी समीक्षा होनी है और अगले 3 वर्षों की रणनीति पर मंथन होगा। इस अवसर पर अमित शाह विजन डॉक्यूमेंट ऑन नार्कोटिक्स कंट्रोल 2026 से 2029 जारी करेंगे, जो प्रधानमंत्री के नशा मुक्त भारत के विजन को साकार करने के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में काम करेगा। व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार इस दस्तावेज में मांग में कमी, आपूर्ति पर नियंत्रण, पुनर्वास, जन जागरूकता, क्षमता निर्माण और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए स्पष्ट जिम्मेदारियां, समय सीमा और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इसमें सिंथेटिक ड्रग्स, डार्कनेट आधारित तस्करी, युवाओं को नशे से दूर रखने और उपचार के साथ साथ पुनर्वास केंद्रों के विस्तारीकरण जैसे उभरते मुद्दों पर भी विशेष जोर दिया गया। गृह मंत्री इस दौरान एनसीबी वार्षिक रिपोर्ट 2025 भी जारी करेंगे। जम्मू और गुवाहाटी में बने नए एनसीबी जोनल कार्यालयों का उद्घाटन किया जाएगा और ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के तहत देश भर में विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा कानून के अनुरूप करीब 2,09,500 किलोग्राम मादक पदार्थों, जिनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है, को नष्ट किए जाने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। बैठक में 44 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधियों के साथ राज्यों और ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के 108 प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये बैठक देश में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को और मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय मादक
पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर ड्रग्स के खिलाफ हमारी राष्ट्रीय लड़ाई में शामिल सभी योद्धाओं को मेरी शुभकामनाएं। मोदी जी की अगुवाई में भारत ने नशीले दवाओं के दुरुपयोग की वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। इसके तहत नार्को कार्टल्स को सख्ती से खत्म किया गया और प्रभावित लोगों का उचित देखभाल और सहानुभूति के साथ इलाज किया गया। ये दिन हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग्स से बचाने और हमारे संकल्प को और मजबूत करने का है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आधिकारिक संकल्प के तहत 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई थी। इस वर्ष की थीम में रोकथाम पर निवेश करने पर जोर देते हुए नशा मुक्त समाज का संकल्प लिया जा रहा है। आखिर क्यों जरूरी है ये दिन, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। स्वास्थ्य, प्रगति और कल्याण की ओर अग्रसर इस विश्व में मादक पदार्थों का दुरुपयोग आज भी मानवता के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस, जिसे विश्व ड्रग्स दिवस के नाम से भी जाना जाता है, हमें ये स्मरण कराता है कि नशीले पदार्थों का सेवन व्यक्तियों, परिवारों और पूरे समाज पर कितना विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। ये दिवस सामूहिक प्रयासों के महत्व को रेखांकित करता है तथा विश्व भर की सरकारों, संगठनों और नागरिकों को नशे की लत की रोकथाम, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाने और नशे से उबरने की राह पर चल रहे लोगों को सहयोग प्रदान करने के लिए एकजुट होने का संदेश देता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध और तस्करी रोकथाम दिवस की स्थापना 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। महासभा ने 26 जून को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की ताकि मादक पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध वैश्विक प्रयासों को सुदृढ़ किया जा सके। तब से विश्व भर के देश इस दिन को जागरूकता फैलाने, नशे के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को शिक्षित करने और नशा मुक्त समाज के निर्माण के संकल्प के साथ मनाते आ रहे हैं। ये तिथि एक स्वस्थ, सुरक्षित और नशा मुक्त विश्व के निर्माण के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आपको बता दें कि भारत ने मादक पदार्थों के विरुद्ध शून्य सहनशीलता यानी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, जिसमें कठोर कानून प्रवर्तन के साथ साथ जागरूकता और पुनर्वास को भी समान महत्व दिया गया है। वर्ष 2024 में विभिन्न एजेंसियों ने लगभग 25,330 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ जब्त किए, 1.17 लाख किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट किया तथा समुद्री अभियानों के दौरान 4,100 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ बरामद किए। इसके साथ ही नशा मुक्त भारत अभियान, नशा मुक्त केंद्रों और परामर्श सेवाओं के माध्यम से लोगों को नशे की लत से बाहर निकलने और एक नया जीवन शुरू करने में सहायता प्रदान की जा रही है। मादक पदार्थों का दुरुपयोग केवल व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि परिवार, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सौहार्द पर भी गहरा नकारात्मक प्रभाव डालता है। नशे की लत जीवन को बर्बाद कर सकती है, समुदायों को कमजोर कर सकती है और राष्ट्र के विकास में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इसलिए विशेष रूप से युवाओं को इसके प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वे ही हमारे समाज और राष्ट्र का भविष्य है। इस विश्व ड्रग दिवस पर आइए हम सभी ये संकल्प लें कि हम जागरूक रहेंगे, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे, जरूरतमंद लोगों का सहयोग करेंगे और नशा मुक्त समाज के निर्माण में अपना सक्रिय योगदान देंगे। जागरूकता, संवेदनशीलता और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम एक स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। वक्त ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में
स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। व्यापारियों ने अपना सामान पहले ही लिपुलेख दर्रे के निकट स्थित गोदामों में पहुंचा दिया। प्रशासन को 103 से अधिक व्यापारियों के आवेदन प्राप्त हुए और जल्द ही 25 व्यापारियों के दूसरे दल को भी पास जारी किए जाएंगे। सामान ढुलाई के लिए नाबिडांग के पास खच्चरों और घोड़ों की व्यवस्था की गई है। भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 1991 में पुनः शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में इसे स्थगित कर दिया गया। 6 वर्ष बाद व्यापार बहाल होने से सीमावर्ती क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। और आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरह से भारत चीन सीमा व्यापार किया जाता है। तो नाथुला दर्रे से ये सीमा व्यापार होता है। नाथुला सिक्किम में 2006 से व्यापार के लिए एक सक्रिय भूमिका निभाता आया है। सीमावर्ती लोगों की आजीविका बढ़ाना इसका उद्देश्य है। उसके साथ साथ छोटे और स्थानीय व्यापार को मजबूत करने के लिहाज से भी इसे अहम माना जाता है। यानी कि भारत और चीन का सीमा व्यापार जब खुलेगा तो कैसे स्थानीय व्यापार को भी मजबूती मिलेगी। और साथ ही भारत से मसाले, जड़ी बूटियों का एक्सपोर्ट किया जाता है चीन को इस सीमा व्यापार के जरिए, और चीन से इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी का इंपोर्ट भारत में किया जाता है। तो एक हम कह सकते हैं दोनों ही देशों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। व्यापार मौसम और सीमित अवधि पर निर्भर है, यानी कि ये जो पूरा रूट है इसमें आप मौसम के हिसाब से व्यापारिक तौर पर गतिविधियां होती हैं। राजनीतिक तनाव से कहीं ना कहीं ये गतिविधियां प्रभावित भी हुई हैं, और सांस्कृतिक आर्थिक संपर्क जो है अगर जब ये खुलेगा तो सीमावर्ती क्षेत्रों में और मजबूत होता हुआ नजर आएगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि लिपुलेख में 1992 में पहला भारत चीन व्यापार मार्ग बनाया गया था, और शिपकीलाय हिमाचल प्रदेश में 1994 में इसे खोला गया, और नाथुला दर्रे से इसका व्यापारिक सीमा से व्यापार किया जाता है। बढ़ते आगे, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से जुड़ी आतंकी साजिश मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ये चार्जशीट असम के गुवाहाटी के NIA विशेष अदालत में दाखिल की गई। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत आरोप लगाए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी इमाम महमूदेर काफिला नामक संगठन से जुड़े थे, जो JMB का एक ऑफशूट संगठन बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में आतंकी विचारधारा का विस्तारीकरण करना था। एजेंसी ने बताया कि साजिश में उग्रवादी विचारधारा का प्रचार, युवाओं का कथित ब्रेन वॉश और संगठन के नेटवर्क का विस्तार शामिल था। जांच में ये भी सामने आया कि IMK का गठन JMB के वरिष्ठ सदस्य इमाम महमूद हबीबुल्ला ने किया था। आरोपियों ने गुप्त बैठकें, धार्मिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, उग्रवादी साहित्य के वितरण और डिजिटल माध्यमों के जरिए भारत विरोधी प्रचार में भाग लिया। इस मामले में 2 प्रमुख आरोपियों की पहचान नसीमुद्दीन, जो असम में IMK की गतिविधियों का संचालन कर रहा था, और जगीर मियां, जो त्रिपुरा में संगठन की अगुवाई कर रहा था, उसके रूप में हुई है। जांच के दौरान NIA को कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी मिले, जिन्हें सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। IMF की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल है। IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर के अनुमान को बरकरार रखा। यह अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। जूली कोजैक ने यह भी कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने पश्चिम एशिया युद्ध विराम और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत बताया। ये भी कहा कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% ऊपर हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इन दिनों यूके के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यूके के बिजनेस और ट्रेड सेक्रेटरी
पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय स्तर तक बातचीत की है। इस रणनीतिक मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए लिखा कि ये बातचीत दोनों देशों के बीच अपनापन, गहरे भरोसे और भविष्य की एक नई सोच को प्रदर्शित करती है। आपको बता दें कि आगामी 15 जुलाई 2026 से भारत यूके कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन आधिकारिक रूप से लागू होने जा रहे हैं। दोनों ही नेता अपने देशों में नवाचार, बड़े निवेश और सर्वांगीण आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले एक बेहतरीन माहौल के निर्माण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध दिखाई दिए। इस ऐतिहासिक समझौते से भारतीय उत्पादों को न केवल यूके के बड़े बाजारों तक आसान पहुंच मिलेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक सहयोग को एक नई ऊंचाई प्राप्त होगी। भारत और अमेरिका के बीच एआई, सेमीकंडक्टर चिप्स और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए वॉशिंगटन में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें दोनों देशों के सरकारी अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में भारत की ओर से अमेरिकी दूतावास में राजदूत विनय मोहन क्वात्रा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमेरिका नागराज नायडू शामिल हुए। वहीं अमेरिका की ओर से वाणिज्य विभाग की डेप्यूटी अंडर सेक्रेटरी बिल गोइडेडा और ऊर्जा विभाग के डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी क्रिस्टोफर साल्दाना ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। बैठक में निवेश से जुड़ी बाधाओं को दूर करने, स्थायी मांग पैदा करने और एआई सहयोग को आगे बढ़ाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। The main issue which got discussed was ways in which India and the United States can collaborate and deepen the relationship in the technology space, and what is our shared understanding of how the AI innovation scenario would evolve, what are the respective roles that the United States and India can play in this area, ways in which the innovation economy in India can actually shape what happens with AI. आज दुनिया भर में मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समुदाय अकीदत, श्रद्धा और गम के साथ इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा है। इस दिन करबला की जंग में इमाम हुसैन और उनके साथियों ने न्याय, सत्य और मानवता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। भारत सहित कई देशों में आज ताज़िये निकाले जा रहे हैं, मजलिसों का आयोजन हो रहा है और लोग इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मुहर्रम केवल शोक का अवसर नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष, सत्य त्याग और मानवता के मूल्यों को याद करने का संदेश देता है। इस अवसर पर देश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन और पुलिस जुलूस मार्गों पर निगरानी रखे हुए है ताकि धार्मिक आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम के अवसर पर हजरत इमाम हुसैन की शहादत को नमन किया। पीएम ने एक्स पर लिखा, हजरत इमाम हुसैन अल इस्लाम की कुर्बानी आज भी लोगों को सत्य और न्याय की राह पर अडिग रहने की प्रेरणा देती है। यह हमें इस बात की याद दिलाती है कि साहस, दृढ़ विश्वास और अपने सिद्धांतों पर कायम रहने की शक्ति कभी खत्म नहीं होती। गुरुग्राम को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में आए 2 बड़े भूकंप के झटकों ने भारी तबाही मचाई। वहां के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने बताया कि इसमें मृतकों की संख्या बढ़कर 235 से ज़्यादा हुई, जबकि 1500 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। रॉड्रिगेज ने बताया कि इस भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए। राजधानी के तटीय क्षेत्र ला गुआइरा में सबसे अधिक क्षति और जानमाल का नुकसान हुआ। भूकंप के बाद अभी भी हजारों लोग लापता हैं। इस बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने आपात स्थिति की घोषणा कर दी। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी सक्रिय कर दी हैं। पश्चिमी यूरोप इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है, जहां कई देशों में तापमान जून में अब तक सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका। इस लू की वजह से दर्जनों लोगों की मौत हुई है। वहीं बिजली आपूर्ति में बाधा और स्कूलों को और सांस्कृतिक स्थलों को भी बंद करने जैसी स्थिति बन गई। ब्रिटेन में कल तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे अब तक का सबसे गर्म जून का दिन माना जा रहा है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी गर्मी ने नया रिकॉर्ड बनाया, जहां तापमान 40.9 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। स्विट्जरलैंड में भी तापमान में पहली बार हम देखें तो जून में वो 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। नीदरलैंड में भी इसी तरह की चेतावनी जारी की गई है, जबकि जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली और चेक गणराज्य में आने वाले दिनों में और अधिक तापमान बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और अब खबरें फीफा से जुड़ी हुई।
तो जापान और स्वीडन ने ग्रुप एफ से विश्व कप के नॉकआउट दौर में जगह बनाई। स्वीडन ने जापान के खिलाफ दूसरे हाफ में शानदार वापसी करते हुए 1-1 की बराबरी हासिल की और उसके साथ अंतिम 32 में अपनी जगह को पक्का किया। वहीं जापान दूसरे स्थान पर रहते हुए नॉकआउट में पहुंचा, जहां उसका सामना 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील से होना है। ग्रुप ई के आखिरी मुकाबले में इक्वाडोर ने शानदार वापसी करते हुए जर्मनी को 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। शुरुआती झटके के बावजूद इक्वाडोर ने दमदार खेल दिखाया। वहीं हार के बावजूद ग्रुप में पहले ही शीर्ष स्थान सुनिश्चित कर चुकी जर्मनी की टीम इस मैच में अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई। भारतीय टी20 टीम एक नए दौर में कदम रखने जा रही है। आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में पहली बार कप्तान के रूप में मैदान पर उतरने वाले श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारत नई शुरुआत करेगा। हालांकि कप्तानी की इस कहानी के बीच सबसे ज़्यादा चर्चा युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर है, जिन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। घरेलू क्रिकेट और जूनियर स्तर पर अपने आक्रामक अंदाज से प्रभावित करने वाले इस युवा बल्लेबाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को साबित करने का मौका मिलेगा। और न्यूज़ 10 में फिलहाल इतना ही। आगे आप देख सकते हैं न्यूज़ पंच। मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।